नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय न्याय प्रणाली में सुधार की सख्त ज़रूरत है। जो जुडिशियल रिफॉर्म अगर जल्दी ही नहीं हुए तो पूरी न्याय व्यवस्था चरमरा सकती है। 4 करोड़ केस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जजों की नियुक्ति, उनकी रिक्तियां जो हैं वो भरी नहीं जा रही हैं। उसकी वजह है जो नियुक्ति करने वाले हैं यानी जज ही जज को नियुक्त करते हैं। ये दुनिया की अद्भुत प्रणाली है जो सिर्फ भारतवर्ष में है। तो ये प्रणाली आई कैसे? समस्या की बात करें, उसके आगे और क्या क्या है उसकी बात करें। पहले उसकी बात कर लें कि ये कॉलेजियम सिस्टम जिसके तहत जज ही जज को नियुक्त करते हैं, वो प्रणाली आई कहाँ से? ये लागू हुआ सिस्टम 1993 में। ये सिस्टम 93 में लागू हुआ। उससे पहले एक केस हुआ SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सुपरमेसी को चैलेंज किया गया, क्योंकि सरकार जो कंसल्टेशन करती थी वो केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करती थी। बाकी जजों ने, मतलब इस मुकदमे में कि ये तय होना था कि क्या सुपरमेसी है CJI की। तो फैसला जो आया, जिसको जजेस केस कहते हैं ये, क्योंकि जजों के बारे में ये मामला था, संविधान के मुताबिक CJI की कोई सुपरमेसी नहीं है। तो इसलिए जो है कंसल्टेशन, जनरल कंसल्टेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में वाइडर कंसल्टेशन की बात हुई। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उनकी नियुक्ति जो है एग्जीक्यूटिव कर सकता है, उसके अधिकार उसके पास रहेंगे, यानी सरकार नियुक्ति कर सकती है, कानून मंत्रालय नियुक्ति कर सकता है। इसी मुकदमे में ये कहा गया कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है, मतलब यानी सलाह का मतलब ये मंजूरी नहीं है। तो ये 2 अवधारणाएं जो है वो तय हो गई। उसके बाद आया सेकंड जजेस केस जो 1993 में आया। ये केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। इसकी सुनवाई की 9 जजों की बेंच ने। जाहिर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। 9 जजेस की बेंच ने इसकी सुनवाई की। बड़ी लंबी सुनवाई चली। उसके बाद इस बेंच ने SP गुप्ता वाला जो जजमेंट था, अपना ही जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का ही, उसको पलट दिया और कहा कि जो है सरकार को जज अपॉइंट करने का अधिकार नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम होगा। और कॉलेजियम सिस्टम क्या होगा? 5 जजों की कमेटी होगी, यानी उसमें CJI होंगे, उनको कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। CJI होंगे, उसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। वो आपस में तय करेंगे कि किसको अपॉइंट किया जाना है। वो जो रिकमेंडेशन देंगे उसको सरकार को मानना पड़ेगा। केवल यदि कोई वरिष्ठ वकील जो है उसको जज बनाया जा रहा है तो उस मामले में सरकार को ये अधिकार है कि वो IB की जांच उसके बारे में करा सकती है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उनका जो जीवन वृत्त है उसमें कहीं कोई इस तरह की समस्या तो नहीं है। तो अगर एडवर्स IB रिपोर्ट आएगी तो उस पर भी पूछताछ कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो जो रिकमेंडेशन होगी कॉलेजियम सिस्टम की 5 जजों की, सरकार उसको चाहे तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकती है उनके पास। अगर दोबारा उन्होंने उसको जो है कहा कि नहीं, हम इस रिकमेंडेशन पर अड़े हुए हैं, तो सरकार के पास मानने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं। ये कॉलेजियम सिस्टम जब से बना तब से समस्या हो रही थी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने MN वेंकटचलैया जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में एक कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाई। उसके बारे में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा गया उससे। तो वेंकटचलैया कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी, उसी से निकला NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी उसमें उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट के लिए जजों को अपॉइंट ना करें, बल्कि न तो सरकार करे, बल्कि एक कमेटी हो, इंडिपेंडेंट मतलब जिसमें वाइडर रिप्रेजेंटेशन हो। तो कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे ही, उसके अलावा 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, लॉ मिनिस्टर होंगे, और उसके अलावा इन 4 के अलावा एक एमिनेंट पर्सन पब्लिक से चुना जाएगा, जिसको चुनेंगे राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से। तो ये NJAC की जो रिकमेंडेशन थी, इसको जब वाजपेयी सरकार चली गई और
कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, तो उसने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब फिर से बीजेपी की सरकार आई तो 2015 में सरकार इस बारे में विधेयक लाई, एनजेसी एक्ट, उसको दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पास हुआ और उस कानून को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से इस कानून को रद्द कर दिया कि हम इसको नहीं मानते। कहा गया कि इसमें फिर ऐतराज़ क्या था? ऐतराज़ 2 थे। एक कि लॉ मिनिस्टर इसमें होंगे, दूसरा एमिनेंट पर्सन, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो मोनोपोली थी वो कम हो रही थी। वाइडर रिप्रेजेंटेशन था, सरकार को जजों की नियुक्ति में बोलने का, दखल देने का अधिकार होना चाहिए। ये दुनिया भर में ये व्यवस्था है। जब ये रिजेक्ट हो गया तो सरकार उस समय चुप बैठ गई। उसके बाद 2019 में इस जजमेंट के रिवीजन के लिए, इस जजमेंट के पुनरीक्षण के लिए, पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की गई और कहा गया कि जो 93 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसको बदल दिया जाना चाहिए, इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए और ये कॉलेजियम सिस्टम जो है इसके विकल्प पर विचार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन रिजेक्ट कर दी। तो अभी तक ये बना हुआ है कि जज ही जजों को नियुक्त करेंगे। दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, दुनिया को छोड़ दीजिए। भारत में, भारत का जो संविधान है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही अपने ही चीफ जस्टिस के बारे में था कि उनकी सुपरमेसी का कोई जिक्र जो है कि वो बाकी जजों के बीच में वो उनको प्रमुखता दी जाएगी, यही काम सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में किया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, जब इलेक्शन कमीशन का दायरा बढ़ाया गया, 1 सदस्य से 3 सदस्यीय बनाया गया, तो कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है फर्स्ट एमंग इक्वल होगा, उसको कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए किया कि संविधान में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सुपरमेसी का कोई ऐसा जिक्र नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम का भी संविधान में कोई जिक्र नहीं है, कभी कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। ये कॉलेजियम सिस्टम ऐसा है जो न तो संविधान से निकला हुआ है, न पार्लियामेंट के किसी एक्ट से निकला हुआ है। ये फिर कैसे बना है? ये बना है सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग मामलों में दिए गए जजमेंट्स में, जिसमें संविधान की व्याख्या की गई है। उसके आधार पर ये कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण हुआ। संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 124(2) 124(2) सुप्रीम कोर्ट के बारे में और 217 वो हाई कोर्ट के जजों के बारे में ये कहता है कि जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति का मतलब है लॉ मिनिस्ट्री, क्योंकि राष्ट्रपति जो है कैबिनेट की ही एडवाइस पर काम करते हैं। उसका मतलब होता है कानून मंत्री, कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से। अब इस कॉलेजियम का हाल ये है कि इसमें भाई भतीजावाद चरम पर है। ये एक टर्म चल चुकी है जो शायद दुनिया में पता नहीं किसी और जुडिशरी में चलती है कि नहीं, अंकल जजेस की, कि जज अपने बेटों को तो सीधे अपने बेटे को तो नहीं अपॉइंट कर सकते, तो एक जज दूसरे के बेटे को करता है और दूसरा उनके बेटे को करता है। इसलिए आपको मिलेगा कि जजेस के बेटे जो है उनकी जो है जुडिशरी में भरमार है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अपॉइंटमेंट हो, छोटा से छोटा अपॉइंटमेंट हो, एक चपरासी का अपॉइंटमेंट हो रहा, एक क्लर्क का अपॉइंटमेंट हो रहा हो, एक खलासी का अपॉइंटमेंट हो रहा, उस सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि ये मानक होना चाहिए, ये योग्यता आपकी होनी चाहिए, तब आप जो है इस आपके नाम पर विचार किया जा सकता है या आप इस पद के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कॉलेजियम सिस्टम में ये है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है एलिजिबिलिटी का। जिसको चाहे कॉलेजियम के 5 जज, मतलब 5 में से अगर 2 मना कर दें किसी नाम पर तो वो नहीं जाएगा, लेकिन अगर 4 जज तैयार हो जाएं एक नाम पर तो किसी को भी बना सकते हैं। कोई उसको रोकने का कोई तरीका ही नहीं है, उसके रिव्यू का कोई तरीका ही नहीं है। सरकार चाहे भी तो उसको रोक नहीं सकती है। तो एक तो एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, दूसरा ये जो बैठकें होती हैं कॉलेजियम की, इनका कोई मिनट नहीं तैयार होता। ये आपको सुनकर अगर नहीं मालूम है तो बड़ा आश्चर्य होगा
कि इतनी हाई पावर्ड कमेटी जो देश की पूरी न्याय व्यवस्था का ढांचा तैयार कर रही है, जो ऐसे लोगों को नियुक्त कर रही है जो संविधान की व्याख्या करेंगे, जो सरकार के कदमों की समीक्षा करेंगे, पार्लियामेंट से पास कानूनों की समीक्षा करेंगे, उनको नियुक्त करने वाली कमेटी की कोई मिनट्स नहीं होते कि किसने क्या कहा, किसने किस आधार पर किसका नाम लिया, क्यों इनका नाम आया, किसी और का नाम क्यों नहीं आया, क्यों इनके नाम पर विचार हुआ, इनकी योग्यता किसी दूसरे से कैसे ज़्यादा थी, या 10 नाम आए उसमें से 5 रेकमेंड हुए तो ये 5 क्यों रेकमेंड हुए और 5 क्यों रिजेक्ट हुए, इसकी कोई जानकारी न तो ये कमेटी देती है किसी को, और न इसका कोई रिकॉर्ड रखा जाता है कि भविष्य में इतिहास में इस बात की परख जांच हो सके कि ऐसा फैसला लिया गया तो क्यों लिया गया। अब उसका नतीजा ये है कि अपने रिश्तेदारों की भर्ती करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, उसकी वजह से सहमति नहीं बन पाती तो अपॉइंटमेंट नहीं हो पाते। बड़ी संख्या में पद खाली हैं हाई कोर्ट्स में, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, इसी वजह से ये बड़ा कारण है। तो आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि 2 बयान आए हैं देश के कानून मंत्री के पिछले 1 महीने में। 17 सितंबर को उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो देश के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसको बदला जाना चाहिए, इससे नुकसान हो रहा है। दूसरा उनका बयान आया कि संविधान में कहीं ये व्यवस्था नहीं है कि जज ही जज को नियुक्त करें, इसलिए कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। इसका मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है कि सरकार ने तैयारी कर ली है, मन बना लिया है न्यायिक सुधार के लिए। सरकार किसी भी स्थिति में ये कॉलेजियम सिस्टम को बदलना चाहती है। जिस तरह का रिजिड रवैया होता है जजों का, ख़ासतौर से कॉलेजियम के सदस्यों की बात कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट में सरकार मना करती है, पहले इनफॉर्मल कंसल्टेशन में भी, तब भी नहीं मानते हैं, फॉर्मल रूप से वापस भेजती है कि पुनर्विचार कीजिए तो उसको ईगो का सवाल बना लेते हैं, बजाय इसके कि उसकी मेरिट पर विचार करें, उसको अपने ईगो का सवाल मान के कि हमने कहा है तो होना ही चाहिए। आपने किस आधार पर कहा है ये हम नहीं बताएंगे, आपने किस आधार पर किसी का चयन किया है ये आप नहीं बताएंगे। तो सवाल ये है कि इस तरह की व्यवस्था जो दुनिया में किसी भी न्यायिक प्रणाली में नहीं है, वो भारत में क्यों होनी चाहिए, और इसका भी तो रिव्यू होना चाहिए। आखिर 93 से जो व्यवस्था चल रही है, 29 साल से लगभग 3 दशक होने जा रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या हुआ? पेंडिंग केसेस की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय। इस सब के बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो अभी जो बनने वाले हैं 9 नवंबर को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़, उनका कार्यकाल लगभग 2 साल का होगा। लगभग 1 दशक बाद ऐसा कोई CJI बन रहा है जिसका कार्यकाल 2 साल के लगभग होगा, इतना लंबा होगा, वरना 1 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, 6 महीने के भी CJI बने। ये भी बड़ी विचित्र बात है कि आप होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, CBI का चीफ और ये सब पुलिस कमिश्नर, इनका टेन्योर 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, ये सरकार को निर्देश देते हैं। लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसका कार्यकाल सिर्फ 1.5 महीने हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबको मौका मिल जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का। तो जो भी सीनियरिटी में आता है उस समय, अगर उस बीच में कोई रिटायर नहीं हो गया तो एक के जज रहते हुए, तो उन सबको मिलेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का और रिटायरमेंट के बाद CJI के पक्ष लेने का। ये बड़ा मुद्दा है। ये जजेस की नज़र रहती है लुटियंस दिल्ली के बंगलों पर भी कि रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा। इसीलिए लंबे समय से बार समय समय पर इस बात पर चर्चा होती रहती है कि रिटायरमेंट के बाद जजेस को कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले उनकी नज़र अगर इस पर होगी तो उसके हिसाब से फैसले हो सकते हैं, फैसले प्रभावित हो सकते हैं। ना भी हों तो भी लोगों के मन में शक होता है कि इनको रिटायरमेंट के बाद ये पद मिला, इसलिए जो है उन्होंने ये फैसला दिया। तो ये कहने का मौका ही ना मिले, लेकिन जजेस इसके लिए तैयार नहीं है। सांसदों के लिए एथिक्स कमेटी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए कोई एथिक्स कमेटी नहीं है। देश में कोई ऐसा संस्थान नहीं है, रक्षा मंत्रालय को छोड़कर, रक्षा मंत्रालय के जो गोपनीय दस्तावेज हैं उनको छोड़कर, या सरकार के दूसरे गोपनीय दस्तावेजों को छोड़कर, जहां RTI लागू ना होता हो। सुप्रीम कोर्ट पर RTI लागू नहीं होगा। इनको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी थी, पहले कंपलसरी की गई,
आपस खुद ही किया और उसके बाद उसको ऑप्शनल कर दिया, कोई संपत्ति की घोषणा नहीं करता। तो ये सिस्टम आखिर कब तक चलेगा? इतना ओपेक, इतना जो है नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम आखिर इस देश को कहाँ ले जाएगा? तो मुझे लगता है कि अगर सरकार सोच रही है, जो कि कानून मंत्री के बयानों से लग रहा है कि सरकार ने तय कर लिया है इस कॉलेजियम सिस्टम से छुटकारा पाना है और न्यायिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना है, तो ये बहुत बड़ा सुधार का कार्यक्रम होगा, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा जिसके दूरगामी असर होंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।